मैं विनोद शर्मा जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने कुछ पॉइंट्स देखे थे। अगर हम प्रथम माने इस बजट को, मेरी दृष्टि से, आपके सबके अलग हो सकते हैं, तो मैं देख रहा था कि पर्यटन पर फोकस किया गया है। आप देखें 200 विरासतों का कायाकल्प होगा, मतलब कि जो हमारा पुरातत्व विभाग है जहां काम कर रहा है वो लोगों के लिए खोली जाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी जगह है। मैं अभी पटना भी गया था, पटना के अंदर एक म्यूजियम है विनोद शर्मा जी। मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं विदेश में नहीं हूँ। उस म्यूजियम को देखकर मुझे लगा कि यार हमारे भारत में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे भारत के अंदर इतना बड़ा म्यूजियम है जो बताता है कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या है। इसी तरीके की चीज़ों को लेकर बात हुई है। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित होंगे और 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 पर्यटन स्थलों पर गाइड रहेंगे और छोटे शहरों के लिए 200 करोड़ की अमृत बॉन्ड योजना है। उसके अलावा मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पर भी जोर की बात हुई है। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं इसे देखूं तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बजट में पर्यटन को साधने की कोशिश हुई है जिससे कि पर्यटन से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं, रोजगार बड़ा बनता है। जी देखिए, धन्यवाद आज आपने आमंत्रित किया बजट पर चर्चा के लिए। जो आपने अभी एक सवाल उठाया कि इस बजट में पर्यटन को क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। पर्यावरण जो पर्यटन है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि पर्यटन से संस्कृति कनेक्टेड है, पर्यटन से ही हमारे देश की ऐतिहासिक जो धरोहर है वो सुरक्षित है, वही उससे कनेक्टेड है। साथ के साथ पर्यटन अकेला ऐसा वो है जिसमें क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आप एक उदाहरण देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार का मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल 2025 में 136 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में पर्यटन में आए। जी, अब सोचिए कि 136 करोड़ लोग पर्यटन में आए तो देखिए किस किस क्षेत्र को उससे प्रोग्रेस हुई। नंबर एक, हवाई सेवा, जहां भी जाएगा आदमी हवाई सेवा में जा रहा है। रेलवे जी। तीसरा, होटल इंडस्ट्री। चौथा, जो वहाँ की जो जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है, जिस भी जगह जा रहा है उस जिले की जो उत्पादन वहाँ होता है उस जिले का, उसको भी वो कनेक्ट कर रहा है साथ में। और सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पर जिसके बारे में अभी लोग नहीं जानते और जो जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वहाँ पर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ वहाँ पर जो नागरिक सुविधाएं हैं वो भी बेहतर होंगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो फीडबैक देंगे कि इसके बारे में यहाँ क्या और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उस जिले में रिवर्स प्लान होगा। बिल्कुल, लोग वापस आएंगे। जो लोग मान लिया अपने प्रदेश से, अब अयोध्या के बहुत सारे लोगों का बारे में ये सुना था कि वो मान लिया एनसीआर में नौकरी कर रहे थे, अब वो उनके क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट हो गया, रोजगार मिल गया, तो वो वापस अपने घर चले गए। दिन भर वो अपने वहीं काम करते हैं, शाम को अपने घर आ जाते हैं। तो उनके लिए कितना बेहतर मौका है। और साथ ही उनकी प्रॉपर्टी के रेट कई गुना बढ़ गए। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारी अपार संभावना। और मैं भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। और पर्यटन, मैं ये मानता हूं, अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है जिसको अभी तक उपेक्षित रखा गया था। अब आप देखिए, मैं अभी पिछले दिनों जगन्नाथपुरी गया था, तो जगन्नाथपुरी में सुबह से शाम तक एक मंदिर है और एक समुद्र का किनारा है, और वो धाम है हमारे सनातन का प्रमुख, एक जो 4 धाम है उनमें एक धाम वो है। अब बताइए, उस शहर में जब लोग जाते हैं, उस धाम में जाते हैं, तो पूरी पवित्रता के साथ जाते हैं। और उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है कि लोग आते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि वहाँ होटल अच्छे 5 स्टार हैं, 3 स्टार हैं। तो हर तरह की कैटेगरी डेवलप होती है, उस शहर के लोगों के रहने की सुविधाएं भी विकसित होती हैं। अच्छा, इस बार विनोद शर्मा जी, जो महाभारत का कॉरिडोर की बात होती थी, काफी बार हमारी चर्चा भी हुई है उस पर। जी। हस्तिनापुर को लेकर खासकर हमारी बात हुई थी कि भाई आखिर हस्तिनापुर जो है वो क्यों छूट जाता है। तो इस बार हस्तिनापुर की बात भी हुई है। क्या लगता है आपको कि जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, जिसे लगातार ये कहा जाता था कि यहाँ पर महाभारत कालीन इतनी सारी चीजें हैं, मतलब पूरा महाभारत अगर देखा जाए तो वो पश्चिमी केंद्र रहा है उसका। कुरुक्षेत्र ले लो, बागपत ले लो, मेरठ ले लो, बिल्कुल। तो ये पूरा, मुझे इवन ये अगर आप देखें तो ये उत्तराखंड तक जाता है पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो इस बार इस पर भी चर्चा हुई है। क्या लगता है आपको कि इससे और ज्यादा अब जो है क्षेत्र के अंदर रोजगार जनरेट हो सकता है लोगों के लिए, और जो नए नए रास्ते हैं वो खुल सकते हैं? देखिए, ये उपेक्षित था ये अब तक। क्यों? आप देखिए, पहले से देखिए
एनसीआर में आपने गुड़गांव को डेवलप होते देखा, जी आपने फरीदाबाद को डेवलप होते देखा, नोएडा को डेवलप होते देखा, गाजियाबाद भी कुछ कुछ हुआ है, लेकिन बागपत और बड़ौद का जो इलाका है ये अभी तक उपेक्षित था। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से हस्तिनापुर हमारे सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐतिहासिक रूप से जब हम कुरुक्षेत्र में इतना बढ़िया स्मारक बना सकते हैं हरियाणा में होते हुए, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर को क्यों उपेक्षित रखा गया मेरी समझ से बाहर है। जबकि ऐतिहासिक रूप से यहाँ इतिहासकार आकर यहाँ पर अध्ययन करते रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती रही हैं, खोजबीन होती रही है, और बल्कि ये भी कहा गया है कि अब जो जिन चीज़ों की अब डेवलपमेंट किया जाएगा उनमें लोग अंदर जाकर देख सकते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि हस्तिनापुर के विकास, जो हस्तिनापुर को इसमें पर्यटन की दृष्टि में शामिल किया गया है, ये महाभारत सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब आप देखिए, इधर महाभारत सर्किट, इधर ब्रज सर्किट, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे आसपास में पूरे क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल विकसित होंगे, जिसमें हमारी जो नई जनरेशन है उसको हम अपनी पुरानी संस्कृति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन ये देखना चाहेगी कि किस तरह से महाभारत कालीन स्थल आज भी मौजूद हैं और वहाँ क्या क्या चीजें मिल रही हैं। मतलब नई पीढ़ी को अब घूमना भी होगा और नई पीढ़ी ये भी जान पाएगी कि वास्तव में भारत क्या था। हाँ, संजय राणा जी, इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि इन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि हम 10,000 टूरिस्ट गाइड को IIM के जरिए से उनको ट्रेनिंग देंगे। देखिए, ये एक नया रोजगार होगा टूरिस्ट गाइड के रूप में। जितना पर्यटन बढ़ेगा, टूरिस्ट गाइडों की संख्या उतनी बढ़ेगी और उनके लिए रोजगार एक माध्यम होगा। और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं इतिहास में और पर्यटन की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस होगा। बिल्कुल।